राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्ण रूप से जोर देती है कि व्यक्ति के अंदर, नागरिक के अंदर निहित रचनात्मक विकास हो। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2015 में एक बैठक आयोजित होती है। वह बैठक थी 70वीं बैठक। कौन सी बैठक? 70वीं बैठक। उसमें विकास के लिए एजेंडा जो था 2030 सतत विकास हेतु एजेंडा, 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए। उसमें से एक लक्ष्य है समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु, जिसमें सभी को सीखने का समान अवसर उपलब्ध हो। और इसी को इसकी जो मंशा है पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। अर्थात इस शिक्षा में समावेशी शिक्षा पर फोकस किया गया है, न्याय संगत शिक्षा पर, गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर। हमने 4 बिंदुओं के आधार पर इसको देखा है। नंबर 1 हमारा विजन है। इसका विजन क्या है? विजन, इट मीन्स, विजन का अर्थ आप क्या समझेंगे? इसका लक्ष्य क्या है, दृष्टिकोण क्या है? डिस्क्राइब्स बिल्डिंग व्हाट यू आर गेटिंग इन फ्यूचर। आपका गोल क्या है, भविष्य में आप क्या प्राप्त करने वाले हैं। तो इसका मुख्य रूप से विजन 2020 का यह है कि एक ऐसा वैश्विक नागरिक तैयार करना जिसमें भारतीय मूल्य का चिंतन हो, और यहां ही नहीं केवल उसके विचार में न हो, उसके कार्य में, उसके व्यवहार में भी, जिससे विश्व का कल्याण हो। ये उसकी मुख्य बातें हैं। अगली बात जो मुख्य तौर पर है वह यह है कि पाठचर्या और शिक्षाविद विद्यार्थियों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों को भी समझें, एक जागरूकता उत्पन्न हो। विद्यार्थियों में एक इन सब चीजों को लेकर के जागरूकता उत्पन्न हो। सेकंड हमारा जो बिंदु है वह है शिक्षकों के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षकों के संबंध में क्या उल्लेखित किया गया है? पहला बिंदु कौन सा है? विशिष्ट क्षमताओं, प्रतिभाओं की पहचान करना। इसको समझिए थोड़ा सा आप। प्रत्येक विद्यार्थियों में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, प्रतिभाएं होती हैं। ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज यूनिक क्वालिटी। अब उसकी जो विशिष्ट क्षमता है उसको पहचानने का काम कौन करते हैं? शिक्षक ही करते हैं। शिक्षक ही किसी विद्यार्थी के जीवन को बदलने का पूरी तरह से प्रयास करते हैं। कोई संगीत में अच्छा है, कोई खेल में अच्छा है, कोई विज्ञान में अच्छा है, कोई साहित्य में अच्छा है। उसकी जो अच्छाई है, विशिष्ट गुण हैं, उस पर प्रकाश डालने के लिए हम लोग अपने विद्यालय में पोर्टफोलियो बनाते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाते हैं। उसके आधार पर हम पहचानते हैं कि हमारे विद्यार्थियों में, इस विद्यार्थी में यह विशिष्ट क्षमता है, उसको निखारने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। सेकंड बात यह है कि विद्यार्थियों का सतत आकलन हम करें, CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। उस इवैल्यूएशन में ये देखते हैं कि किस विद्यार्थी में कहां पर सीखने में कठिनाई आ रही है, क्यों आ रही है, उसका केस स्टडी करें। किस कारण से नहीं पढ़ पा रहा है, उसके जीवन में समस्या है कि सब्जेक्ट में समस्या है कि आपके शिक्षण प्रविधि में समस्या है। इन सब बातों पर विशेष सोचने की आवश्यकता है। और बुखार आ गई तो किस कारण से बुखार हुई? जरूरी नहीं है कि मलेरिया का ही बुखार हो। तो कैसे पता लगाते हैं? खून की जांच करा करके, और अतिरिक्त जांच कराते हैं डॉक्टर। जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि बुखार, फीवर आने का कारण क्या है। उसके अनुसार उसकी दवाई होती है। कोई भी विद्यार्थी यदि सही मायने में नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, इसकी सही जांच की
आवश्यकता है। अवलोकन, आकलन, सीसीई इत्यादि के द्वारा हम वहां तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट है भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहने जहां प्रासंगिक लगे वहां भारत की समृद्धि और विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृत और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल करना, मतलब भारतीयता की जड़ों को समाहित करना है, भारतीय मूल्य को बढ़ावा देना है, अपनी जो संस्कृति है, भारतीय इतिहास है, इंडियन वैल्यूज हैं, उस सबको समाहित करते हुए शिक्षा प्रदान करनी है। नेक्स्ट बात आती है कि एनईपी 2020 की प्राथमिकता क्या है, किन बातों पर हम ज्यादा प्राथमिकताएं किन बिंदुओं पर दें। पहली बात इसमें की गई है कि एफएलएन पर, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, उसके लिए बहुत प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थी मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान तक पहुंच जाएं, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। जो एफएलएन चल रहा है ना, तो एनईपी का ही एक पार्ट है, एनईपी का ही एक रूप है, उसके अंदर लिखा गया है ये सब बातें हों। और वस्तुतः यह सही भी है कि किसी विद्यार्थी से पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आगे की कक्षाओं में अध्ययन कैसे करेगा। तो इसके लिए एक जवाबदेही तय की जाए, उत्तरदायी माना जाए कि विद्यार्थियों को प्राथमिक कक्षाओं में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हासिल हो जाए। सेकंड जो बात की गई है तो मातृभाषा पर फोकस। प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थी अच्छी तरह से उनकी जो मातृभाषा है, मातृभाषा हिंदी भी हो सकती है, अन्य राज्यों में पंजाबी हो सकती है, तमिल हो सकती है, मलयालम हो सकती है। ये एनईपी 2020 पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में है। हमारे यहाँ जो भाषा है उस भाषा में हम प्राथमिकता दें, लेकिन उसकी समझ बनाने तक ही। अब मान लीजिए कि दूसरी भाषा का अध्यापन हम कर रहे हैं, कहीं अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, कहीं संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो उस जिस भाषा को हम फोकस कर रहे हैं, जिसकी टीचिंग कर रहे हैं, उस पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मातृभाषा का प्रयोग विद्यार्थी को सहज बनाने के लिए और उसकी समझ बनाने तक ही सीमित रखना है। हमको मानक भाषा में भी आना है। जरूरी नहीं कि हम वर्ष भर हमेशा मातृभाषा ही बोलते रह जाएं, उसकी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करते रह जाएं, तो वह मानक हिंदी कब सीखेगा। विद्यालय सीखने के वातावरण का एक स्थान है। वहां पर जब विद्यार्थी आएगा तो उसको भरपूर अवसर मिले सीखने के लिए सब बातों को। और हम तो प्रयोग करते रहें। आप जिस तरह की भाषा बोलेंगे, आपका आचार व्यवहार जैसा रहेगा, आपकी संस्कृति जैसी रहेगी, आपकी शैली जैसी रहेगी, आपकी दिनचर्या कैसी रहेगी, हमारे बालक क्या करते हैं उसकी नकल करते हैं। तो उस तरह से हमको रह करके अपनी लैंग्वेज में, अपने व्यक्तित्व में सजग रहना है और विद्यार्थी उससे हमेशा सीखते रहते हैं। अगला बिंदु हमारा है अवधारणात्मक समझ पर जोर। ऐसा न हो कि विद्यार्थी केवल परीक्षा पास करने के लिए ही पढ़ रहा है। इसको आप अच्छा उदाहरण है, इंग्लिश को लेकर के हम चलते हैं। विद्यार्थी अंग्रेजी का अध्ययन जो करते हैं तो परीक्षा पास करने की दृष्टि से कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे आता है लिखने के लिए, उसका उद्देश्य ये होता है कि विद्यार्थियों में सेंटेंस बनाने की क्षमता है कि नहीं, विद्यार्थी का विचार क्या है उस टॉपिक पर, उसकी अभिव्यक्ति कैसी है, इसकी जांच करने के लिए निबंध आता है, एप्लीकेशन आते हैं, कंपोजिशन के अंतर्गत और सारी कुछ प्रश्न आते हैं। लेकिन ऐसा न करके यदि विद्यार्थी उसको याद करके परीक्षा में लिख दिए, परीक्षा में पास हो गए, तो उनकी अवधारणात्मक समझ नहीं बन पाती है। अर्थात जिस उद्देश्य से, जिस दृष्टिकोण के अंतर्गत कोई भी प्रश्न आया है, उसकी प्रतिपूर्ति हम करें।
निपुण भारत के अंतर्गत है ना, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। विथ अंडरस्टैंडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। समझ के साथ किताब को पढ़ना, ये जो भी पढ़ रहे हैं यहां पर इस परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं कि विथ अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जो भी विद्यार्थी अध्ययन जिस भी विषय का कर रहे हैं उसकी समझ विकसित हो, न कि वो चीज याद हो जाए। और याद हो जाए तो और अच्छी बात है, उस पर भी बहुत रोकना नहीं है। टीचिंग का एक निश्चित फॉर्मेट नहीं है कि हमको उस पर ही करना है कि लिखा है तो याद करने के लिए देंगे ही नहीं। अब संस्कृत में शब्द रूप होते हैं, याद किए ही जाते हैं। वोकैबुलरी जो है तो याद की जाती है इंग्लिश में, मीनिंग याद करेंगे विद्यार्थी तब उनको याद होगा। राम 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 रामाई रामाय रामाभ्याम रे रामात रामाभ्याम राम शिव राम 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 रामे रामे रामेश हे राम हे रामा। मैं 6वीं में था, भैंस चरा रहा था, मुझको लगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी है, मैं याद कर लूं। तब मैं याद किया था तो आज भी याद है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्रदान करने के लिए अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2026 क्रमी को द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। विद्यार्थियों में भी ऐसे कौशल होते हैं। यदि कोई विद्यार्थी सहजता से सुगमता से याद कर लेता है तो याद कर ले। याद करने के लिए हमको जोर नहीं डालना है, तुम याद कर ही लो। ठीक है, याद करने में समस्या हो रही तो पहले उसको समझ ले, समझने के बाद फिर उसको लर्न करे, सीखे। इन सब बातों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है जो ये लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारा है कि एक ऐसी शिक्षा हम प्रदान करें जो रोजगार के लिए हो। दोनों में एक समानता हो, नहीं फिजिक्स से एमएससी कर लिए और पान की गोमती खोल लिए, ठेला लगा लिए चाट की, क्या सामंजस्य है? शिक्षा कुछ प्राप्त कर रहे हैं, काम कुछ कर रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ऐसा क्यों करते हैं। उससे अच्छा तो है कि जो कम पढ़ा है अच्छा इलेक्ट्रीशियन हो गया, आईआईटी भी नहीं किया है, एक दिन की फिटिंग करता है, ये इस तरह से कम से कम 2000-3000 रुपए कमाता है एक दिन की। 4-5 दिन में आराम से 15-20 हजार रुपए ले जाते हैं घर से बिजली की फिटिंग करने वाले। तो स्किल बेस्ड हो, कोई चीज सीखें। तो एनईपी में सब बातों पर विचार किया गया है। जब पाठ्यक्रम की बात आती है, इसीलिए इसमें समग्र शिक्षा के अंतर्गत बहुविषयक, मतलब कोई विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम का चुनाव करे। फिजिक्स अच्छी लगती है तो ले ले, इतिहास अच्छी लगती है तो ले ले। एक ग्रुप बना करके जो भी विषय, अभी कुछ दिन में इसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, धीरे धीरे प्रयास जारी है। कहने का तात्पर्य है कि अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार यदि हमारा विद्यार्थी अध्ययन करता है तो उस जीवन में एक अच्छा नागरिक बनेगा, अपना भी विकास करेगा, देश का विकास करेगा, विश्व का कल्याण करेगा। तो पाठ्यक्रम के बारे में ये सब बातें हैं। फिर पाठ्यक्रम जो है कैसा हो? रचनात्मकता और तार्किक सोच जिसमें हो। देखिए एनईपी 2020 जो प्रयास कर रहा है तो उसके अंतर्गत कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव कैपेसिटीज का डेवलपमेंट हो, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान से क्या तात्पर्य है? मन की आंतरिक प्रक्रिया जो जानने की ओर ले जाती है, जैसे कि सृजन करने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता, याद करना, सोचना, ये सब मन की आंतरिक प्रक्रियाएं हैं। तो आंतरिक उनकी जो प्रक्रिया है उसको मजबूत बनाना, और उसके साथ साथ
सेकंड जो फोकस किया गया है, प्रयास है उसका, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, समस्या का समाधान करने की क्षमता उत्पन्न करना। चाहे उसके जीवन में समस्या हो, चाहे कठिनाई किसी भी कार्य को करने में हो, वह समस्या का समाधान करने के लिए मजबूत बने। भाई उच्च पद पर जो होते हैं समस्या का समाधान ही तो करते हैं। जो डिफिकल्टीज आती है उसका समाधान कैसे निकाला जाए, हम सभी शिक्षक हैं, समस्या का समाधान करते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने में कहां कठिनाई हो रही है उसका हम हल निकालते हैं, उसको सरल करते हैं। एक शिक्षक वही अच्छा होता है जो विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करे, उसको सरल बना दे। यदि आपके कारण आपका विद्यार्थी अच्छी तरह से अपनी विषय वस्तु में रुचि रखता है तब आपका अस्तित्व है। यह एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य है। बाकी तो सब कुछ किताब में लिखा है, गाइड आती है उसमें लिखा है। आजकल टेक्नोलॉजी में ढेर सारे वीडियोज हैं, हर वीडियो में समझाया गया है। लेकिन यदि हम कक्षा में हैं तो किस तरह से हमारा अस्तित्व यही है कि हम विषय को सरल बना दें,